नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट IUPAC। आप सभी जानते हैं, अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से आता है, ये एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है, मानक मात्रक पद्धति है। वैसे मैंने आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक कॉमन नेम सिस्टम, सामान्य नामकरण पद्धति जिसको रूट सिस्टम भी कहते हैं, उसके बाद डेराइव्ड सिस्टम व्युत्पन्न पद्धति, और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे IUPAC सिस्टम के बारे में। शुरू से ही आपने इस सिस्टम को अच्छे से पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। इस वीडियो में मेरा फोकस ये रहेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस के अप्रोच को समझें। अब तक आपका ये था कि कोई एक नाम आपको पता है और आपने केवल उसका IUPAC सिस्टम से नामकरण कर दिया। इसका मतलब आपको IUPAC सिस्टम की अच्छी नॉलेज है। यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप से ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन देख के आपका जो IUPAC सिस्टम के जो रूल्स है उनको अप्लाई करने का पैटर्न कैसे होना चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं IUPAC सिस्टम। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कौन सी पद्धति? IUPAC। पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC सिस्टम को जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। IUPAC का पूरा नाम आप बचपन से पढ़ते आए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम शुरू कर देते हैं कि इस पद्धति के नोमेनक्लेचर या नामकरण में क्या क्या नियम है। सबसे पहला नियम है मेन कार्बन चेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन आपको करना है। वैसे आपको पता है कि जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, वो जो सबसे लंबी श्रृंखला हो, उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला माना जाए। लेकिन फिर भी एक एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ पर देखिए। मेन कार्बन चेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन में आपको पहली बात क्या याद रखनी है कि दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला मुख्य कार्बन श्रृंखला कहलाती है। ये आप सभी जानते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन परमाणु हो उस चेन को ही मेन कार्बन चेन कहेंगे। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला के चेन में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला पर उपस्थित जो एल्किल समूह है उनको कहा जाता है साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला। अब यहां पर देखिए, आपके पास कार्बन 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 और इधर एक चेन बना के कार्बन और कार्बन। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला। अगर आप इस चेन को लेते हैं 1 2 3 और 4 ही कार्बन होते हैं, लेकिन आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला ये ली 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा है। अगर ये कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई तो जो बचा एल्किल समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है? साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला के नाम से। ये देख लीजिए आप, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। अगली बात देखिए, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला की संभावना 1 से अधिक हो, मान लो कार्बन की जो अधिकतम संख्या है वो 2 तरीके से आ रही है, तो फिर उस समय उस मुख्य श्रृंखला को चुना जाता है जिस पर अधिक प्रतिस्थापी समूह हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते। अब तक जो आपने एकेडमिक स्टडी की है उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो वो श्रृंखला ले लेनी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप 4 ऑप्शन देख के IUPAC नोमेनक्लेचर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए तीसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करते हैं। ये 2 तरीके हैं।
अब मान लीजिए मैंने क्या किया, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ऐसे चयन कर ली। बताइए इस मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो मेरी जो मुख्य श्रृंखला है, मेन जो चेन है, उसमें कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। शेष बचा हुआ जो है वो साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है। और ये पार्श्व श्रृंखला में साइड चेन में कौन है, प्रतिस्थापी समूह है या एल्किल समूह है। अब ये एल्किल समूह कितना है, 1 और 3 कार्बन है, इसलिए इस एल्किल समूह को क्या नाम दे सकते हैं, प्रोपिल। वैसे देखा जाए तो ये एल्किल समूह 1 कार्बन 2 मैथिल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आइसो भी कह सकते हैं। लेकिन अभी आप देखिए, मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन करने का एक तरीका तो यह है जिसमें 5 कार्बन है लेकिन साइड चेन में प्रतिस्थापी समूह 1 ही है। एक तरीका ये भी है कि अगर आप ऐसे कार्बन की श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला चयन करते हैं, इसमें भी 5 ही कार्बन है, लेकिन एक तरफ 1 कार्बन वाला एल्किल समूह जिसको मैथिल, और एक तरफ 2 कार्बन वाला या एथिल, 2 प्रतिस्थापी समूह है यहाँ पर। और तीसरा कॉन्सेप्ट यही कहता है दोस्तों, अब तक आपकी नज़र में ये थी कि ज़्यादा कार्बन वाला ले लो, तो अगर गलती से आपने ये ले लिया, इसमें भी तो 5 है, ऐसे लेंगे तो भी 5 है। इस कंडीशन में आपको किसको सही मानना है, जिस श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला लेने के बाद प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा हो, तो यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी समूह हैं, इसलिए ये तरीका सही है। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, इसलिए ये मुख्य कार्बन श्रृंखला गलत है और इसको सही माना जाएगा। ये बात आप याद रख लें। जब IUPAC के जो क्वेश्चंस है ना, वो 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हुए हो ना, तो सबसे आसान IUPAC सिस्टम ही है। अगर आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में लिखना है तो अलग बात है, वरना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है IUPAC। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बस एक एक जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए थी। मान लीजिए 4 ऑप्शन में आपको ये लेके दिया हुआ है और एक ही प्रतिस्थापी समूह है, तो वो श्रृंखला तो गलत हो गई ना। ये श्रृंखला सही है, देखो दोनों की स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इसमें प्रतिस्थापी समूह 2 है, तो 2 प्रतिस्थापी समूह वाली कार्बन श्रृंखला सही मानी जाएगी। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला की संभावना 1 से अधिक है तो 2 तरीके हैं आपके पास, तो उस मुख्य श्रृंखला को चुना जाता है जिस पर अधिक प्रतिस्थापी समूह हो। यहाँ पर 1 ही प्रतिस्थापी समूह है और यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी समूह है। एक तो 1 कार्बन वाला जिसको मैथिल बोलेंगे और एक 2 कार्बन वाला जिसको एथिल बोलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, पार्श्व श्रृंखला कभी कभी या पार्श्व श्रृंखला कभी भी, कभी कभी नहीं, कभी भी प्रथम या अंतिम कार्बन पर नहीं आती है। यदि आ जाए तो कार्बन श्रृंखला का चयन गलत किया गया है, आपने जो मेन कार्बन चेन चुनी है वो गलत है। सिंपल सी बात है वैसे तो कि साइड चेन पहले और अंतिम पर आ ही नहीं सकती, अगर आती तो आप उसको चेन में ही शामिल कर लो ना। जैसे आपके पास ये कोई कार्बन श्रृंखला है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, एक प्रतिस्थापी समूह पहले पर है और एक चौथे पर है, तो भाई साहब ऐसा सोच ही क्यों रहे, इन दोनों को ही मुख्य कार्बन श्रृंखला में ही चयन कर लें। और वैसे भी मुख्य कार्बन श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परमाणु होने चाहिए, तो पहले पर और अंतिम कार्बन पर आने वाला जो प्रतिस्थापी समूह है, जो कार्बन है, वो तो वैसे ही कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल हो जाएगा, तो उसको पार्श्व चेन मानने का कोई मतलब ही नहीं है।
आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि सर सिंपल सी बात है, जब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है तो पहले वाले पर है वो भी चेन में आ जाएगा, आखिरी वाले में वो भी चेन में आ जाएगा, तो उसको साइड चेन मानने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, निम्न में से कौन सा नामकरण या कौन सा यौगिक हो ही नहीं सकता। आपको दिया 5 मेथिल पेंटेन, ध्यान से समझना भाई। ऐसा नाम देखने के बाद किसी ने कितनी भी IUPAC सिस्टम पढ़ रखा हो, वो इसको बनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि 5वें कार्बन पर मैथिल समूह है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर 5वें कार्बन पर मैथिल समूह है तो फिर आप श्रृंखला 5 कार्बन की ले ही क्यों रहे हैं? इसको भी इसी में शामिल कर लो और श्रृंखला कितने की हो जाएगी? 6 कार्बन की। क्योंकि साइड चेन कभी भी पहले और अंतिम कार्बन पर नहीं आ सकती। तो क्या कभी 5 मेथिल पेंटेन हो सकता है? नहीं, गलत है ये। क्यों? क्योंकि आपने कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की मान ली पेंट, और आप कह रहे हैं कि उस पर साइड चेन है 5वें नंबर पर मैथिल समूह। तो भाई साहब 5वें नंबर पर मैथिल समूह है तो उसको फिर पेंट क्यों मान रहे हो? हेक्स ही मान लो ना, क्योंकि वो उसको भी किस में शामिल कर लो? मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो शायद ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। कभी भी साइड चेन पहले और आखिरी पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको फिर किस में शामिल कर लिया जाएगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में। और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया। आपको ऐसे नाम देंगे 5 मेथिल पेंटेन। आपको अगर यहाँ पेंटेन है और आगे भी 5 दे रखा है, देखो याद रखना मैथिल में कार्बन है, इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पेंटेन है और कोई 5 क्लोरो दिया हुआ उसको भी आप नहीं मान रहे हो। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर 5 कार्बन की श्रृंखला है, उसके 5वें कार्बन पर एक और कार्बन है तो उसको भी श्रृंखला में शामिल कर लो ना। अंतिम और पहले कार्बन पर कोई भी एल्किल समूह नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। लेकिन ये देखिए, मान लो कोई रिक्त बंध वाला यौगिक है, अभी कंप्लीट नहीं है आगे क्या जुड़ा हुआ है। इस समय अब आगे क्या जुड़ा हुआ है इसका पता ही नहीं है, तो आपको इसको शामिल करने की जरूरत नहीं है। रिक्त बंध वाले यौगिकों में जैसे एल्किल के जो मूलक हैं उनका नाम अगर आपको चाहिए तो पार्श्व श्रृंखला प्रथम या अंतिम कार्बन पर भी आ सकती है। अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है तो कि सर फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें ये बंद इधर है, कोई इधर बंद रिक्त बंद नहीं है। लेकिन अगर बंद रिक्त हो तो अंतिम कार्बन पर भी साइड चेन आ सकती है। इसको जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। लेकिन अभी याद रख लें, अगर नॉर्मल है, खाली बंद नहीं है, तो पार्श्व श्रृंखला आखिरी और पहले पे नहीं हो सकती। लेकिन अगर इधर रिक्त समूह है तो ये मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो इस कार्बन पर अगर साइड चेन है और आप कह रहे हैं कि भाई इधर इसको क्या मान लो? मुख्य श्रृंखला। नहीं, क्योंकि अभी बंद खाली है, इधर क्या जुड़ा हुआ ये हमको थोड़ी पता है। तो रिक्त बंद वाले यौगिकों में या एल्किल मूलकों में पार्श्व श्रृंखला पहले और अंतिम कार्बन पर भी आ सकती है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पहले तो आप देखिए कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो। लंबी कार्बन श्रृंखला के बाद जो एल्किल समूह बचेंगे उनको साइड चेन कहते हैं। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने के, तो उसका चयन करो जिसमें प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा हो। उसके बाद कभी भी साइड चेन पहले और आखिरी पर नहीं आ सकती। एक कंडीशन में आ सकती है, जब बंद क्या हो? रिक्त हो, आगे कोई और जुड़ रहा हो, तो इस पर भी, इस कार्बन पर भी साइड चेन आ सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात और, आप भले ही कितना ही कहें कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लो, लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला में
वो कार्बन भी सम्मिलित होना आवश्यक है जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। अब आपके पास भले ही 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला है, लेकिन इन सब को छोड़कर आपको कार्बन श्रृंखला में उन कार्बन को लेना पड़ेगा जिनमें क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हों। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 कौन सी श्रृंखला लेनी पड़ेगी? 4 कार्बन वाली। केमिस्ट्री इसीलिए टफ है, पहले खुद नियम बनाती है, बाद में अगले ही स्टेप में उसी नियम का आपको अपवाद मिल जाएगा। आपको लगता है कि टीचर ही ऐसा पढ़ा रहा है, टीचर ऐसा नहीं पढ़ा रहा है। जो किताबों में है उनको बस सिस्टेमेटिक और आपके लिए क्या आसान हो सकता है ये बताने की कोशिश की जा रही है। पहली लाइन में कि सबसे लंबे जो श्रृंखला है उसका चयन कर लो, लंबी श्रृंखला के बाद जो होंगे वो साइड चेन होंगे। बाद में 2 ऑप्शन आ गए कि अगर दोनों ही लंबे हैं किसका चयन करें? जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी समूह। पहले और अंतिम कार्बन पर एल्किल समूह नहीं हो सकता, उनको कार्बन की चेन में ही शामिल करो। एक कंडीशन में शामिल मत करो, जब बंध रिक्त हो। इन सब बातों के अलावा भी एक बड़ी बात यह है, भले ही कितनी ही लंबी कार्बन श्रृंखला हो, अगर कोई ऐसा कार्बन है जिस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन का श्रृंखला में होना आवश्यक है, भले ही श्रृंखला छोटी ही क्यों नहीं बन रही हो। अगर आप सीधी श्रृंखला बनाते तो 6 कार्बन की, और ऐसे बना रहे हो तो 4 कार्बन की। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर लंबी श्रृंखला लूंगा क्योंकि उसमें 6 कार्बन है। नहीं, आपको 4 कार्बन वाली श्रृंखला ही लेनी है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में कौन आ जाता है? फंक्शनल ग्रुप। आपको श्रृंखला में उस कार्बन को लेना जरूरी है जिसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। कार्बन की श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे चयन करनी है, मेन कार्बन चेन का कैसे सिलेक्शन करना है, इस बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कार्बन परमाणुओं पर अंकन या नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणुओं को नंबरिंग करना है, नंबर देना है, इस समय आपको क्या क्या नियम ध्यान में रखने हैं इस बारे में देखिए। सबसे पहले नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम के बारे में मैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बता रहा हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास है दोस्तों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इन्हीं को एल्केन कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल करके 2 जोड़ देना है। पहला नियम क्या है कि जिस सिरे से साइड चेन नज़दीक हो उस सिरे से नंबरिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो ये कोई आपके पास कंपाउंड है, आपको कार्बन की नंबरिंग करनी है, इसको 1 नंबर 2 3 और 4। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है 1 2 3 4। अब कौन सा सही है? जिस सिरे से साइड चेन पास में हो। इधर से साइड चेन कौन से नंबर पे आ रही है? तीसरे पे। और इधर से कौन से पे आ रही है? दूसरे पे। तो साइड चेन कौन सी नंबरिंग में पास में है? इसमें। इसलिए ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। दूसरा नियम देखिए, यदि साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला दोनों सिरों से समान नंबर के कार्बन पर आ रही है तो फिर नंबर के लिए कुछ और रूल्स है, वो देखिए। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए पहली बात। दूसरी बात को मैंने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अगर दोनों तरफ से सेम कार्बन एटम पर साइड चेन आ रही है तब कैसे करेंगे। यदि पार्श्व श्रृंखला दोनों तरफ से समान हो तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। पहली चीज तो ये देखो, आपके पास ये कोई कंपाउंड है, इधर से करोगे 1 2 3 4 5, साइड चेन कौन से पर आ गई? तीसरे नंबर पर।
और अगर इधर से भी किए 1 2 3 4 5, तो इधर से भी कौन से पे आ रही है? तीसरे पे। तो चाहे नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों ही सही है, क्योंकि साइड चेन पार्श्व श्रृंखला दोनों तरफ से समान कार्बन एटम पर आ रही है। इसको देख लो, इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, तीसरे और चौथे पर साइड चेन आ रही है। इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी तीसरे और चौथे पर आ रही है। तो दोनों ही पैटर्न आपके लिए इस कंडीशन में सही है। लेकिन यदि पार्श्व श्रृंखला भिन्न भिन्न हो तो नंबरिंग अंग्रेजी के वर्णमाला या अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। देखो ध्यान से, मान लीजिए कंपाउंड ये है, इधर से आप 1 2 3 4 5 6, तीसरे नंबर पर भी साइड चेन है, चौथे नंबर पर भी साइड चेन। इधर से करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इधर से भी तीसरे नंबर पर भी साइड चेन है, चौथे नंबर पर भी साइड चेन। देखा जाए तो साइड चेन सेम नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ कार्बन एटम पर आ रही है, लेकिन ये कार्बन या साइड चेन एथिल ग्रुप है और ये मैथिल ग्रुप है, दोनों अलग अलग है। अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कौन है? एथिल, और ये कौन है? मैथिल। तो पहले किसको? ई को। तो जिधर से ई पास में पड़े वो वाला कार्बन का नंबरिंग सही है। तो देखो, अगर इधर से करेंगे तो ई चौथे नंबर पे, इधर से करेंगे तो ई तीसरे नंबर पे, तो ये वाला नंबरिंग सही है और ये वाला गलत है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जिस सिरे से अधिक पार्श्व श्रृंखला आए उस सिरे से नंबरिंग करेंगे। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है, इधर से नंबरिंग किए आप 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे नंबर पर है, चौथे पर साइड चेन है, पांचवें पर है, पांचवें पर ही 2 साइड चेन है। वैसे अब इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब कौन सा सही है? देखो दोनों तरफ से समान आ रहे हैं, दोनों ही सही है। अलग अलग ग्रुप है तो जो अल्फाबेट अंग्रेजी के हिसाब से देखो, ई वाला पहले आना चाहिए, तो इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, वो सही है। अब सब जगह ही साइड चेन तो मैथिली है, फिर किधर से करें? जिधर से अधिक पार्श्व श्रृंखला, देखो ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है, यहां पर 2 साइड चेन है, तो 2 साइड चेन वाला जिधर से पास में, तो 2 साइड चेन वाला इधर से तो 5वें नंबर पे आ रहा है और इधर से तीसरे नंबर पर ही आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही है और ये गलत है। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तब नंबरिंग कैसे करनी है? उस सिरे से नंबरिंग करनी है जिधर से साइड चेन पास में पड़े। अगर ऐसा हो कि साइड चेन दोनों तरफ से ही सेम कंडीशन में हो तो किधर से भी कर लो। अगर इस कंडीशन में हो कि साइड चेन अलग अलग हो, भले ही वो नंबरिंग सेम आ रहा हो, तो पहले उसको लाना है जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे एथिल पहले है तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए ये नंबरिंग सही है। अगर साइड चेन मैथिल ग्रुप है तो उधर से करो जिधर से ज़्यादा साइड चेन वाला, देखो ये 2 साइड चेन तो ये पास में आनी चाहिए, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली नंबरिंग सही है। तो पहले आप ध्यान रखें, मेन कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे चयन करें, उसके बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का अंकन कैसे करें। अगर ये चीज़ें आप सिस्टमेटिक ध्यान में रखते गए तो IUPAC बिल्कुल आसान है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की नंबरिंग कैसे करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह युक्त कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में हो तो उनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए। पहले वही कॉन्सेप्ट, जिस सिरे से क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप पास में हो उधर से नंबरिंग करेंगे।
मान लीजिए इधर से 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर, और इधर से 1 2 3 4 तो फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहा है, 2 पर, इसलिए ये नंबरिंग सही है और ये गलत है, क्योंकि क्रियात्मक समूह जिधर से पास में हो उधर से ही नंबरिंग करनी चाहिए। यदि क्रियात्मक समूह दोनों सिरों से समान नंबर पे हो तो क्या होगा, वैसे अभी हमने जब बात की थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, वही नियम यहाँ पर लागू होंगे। फिर भी एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन में अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं तो 2 3 4 5 क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर पर, फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर पर और एल्किल समूह दूसरे और चौथे नंबर पर। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप और दूसरे और चौथे पर एल्किल ग्रुप। दोनों ही सही है क्योंकि दोनों तरफ से ही सेम ग्रुप आ रहे हैं। इस कंडीशन को देखिए, अगर आप इधर से नामांकन करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप चौथे नंबर पर और एल्किल या प्रतिस्थापी समूह 5वें नंबर पर। इधर से नामांकन करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप तो चौथे नंबर पर ही है, लेकिन एक फ़ायदा हो जाता है, एल्किल समूह या प्रतिस्थापी समूह तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो हमें ये वाली नंबरिंग चूज करनी है, इसको नहीं। क्या फ़ायदा हुआ इसमें, सर फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में चौथे नंबर पे ही आ रहा है, इधर से करेंगे तो प्रतिस्थापी समूह या मैथिल समूह 5वें पर आ रहा है, इधर से तीसरे में आ रहा है, तो जो पास में आ रहा है उधर से नंबरिंग करनी है। इसको देखिए, अगर आप इसकी नंबरिंग इधर से करते हैं, ये सब नियम है, ध्यान रखें इस बात का। तीसरे पर मैथिल समूह, चौथे पर क्रियात्मक समूह और 5वें पर एथिल समूह आ रहा है। अगर यही नंबरिंग को हम इधर से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों टाइम चौथे पर ही आ रहा है, फिर नंबरिंग किधर से करें सर। मैंने आपको बताया था अगर क्रियात्मक समूह अलग अलग हो तो नंबरिंग उधर से करनी है अल्फ़ाबेट के अनुसार। इसकी स्पेलिंग एथिल और इसकी क्या होती है, मैथिल। तो पहले ई आएगा, तो ई को आपको पास में लाना है, तो बताइए इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, इसीलिए ये नंबरिंग सही है और ये गलत है। एक और कॉन्सेप्ट, अगर आपको इस कंडीशन में नंबरिंग करनी है और मान लो आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो देखिए फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर पर है, लेकिन ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह, देखो एक प्रतिस्थापी समूह 2 नंबर पे, दो वाला कितने पर है, 4 नंबर पे, लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप तो तीसरे नंबर पर ही होगा, लेकिन ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह वाला दूसरे नंबर पर, इसलिए ये सही है और ये गलत है। मेन कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। अगर आपको ये अच्छे से आ गई तो समझिए IUPAC क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर देंगे। IUPAC के कुछ स्पेशल नियम भी है, वैसे कोई स्पेशल वाली बात नहीं है, ये सब बातें आप जानते हैं, फिर भी सिस्टेमेटिक तरीके से मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि दोबारा आपको ना किसी बुक में पढ़नी पड़े, किसी और चीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको सिस्टेमेटिक अपनी कॉपी में नोट्स बना लेने हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपके हमेशा सभी साइंस से रिलेटेड एग्जाम में काम में आएंगे। तो सर्वप्रथम प्रतिस्थापी समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। इसके कहने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर ये एक प्रतिस्थापी समूह एथिल और ये मैथिल, तो जब IUPAC नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी समूह को अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब पहले एथिल लिखेंगे और फिर किसमें लिखेंगे, मैथिल लिखेंगे, और इनके नंबर इनके पहले लिखे जाते हैं। जैसे मान लो एथिल कौन से नंबर पे है, ये वाला सही है ना, इसलिए तीसरे नंबर पर, और मैथिल कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर। और इन नंबर और वर्ड के बीच एक योजक चिन्ह आता है, 5 और ये वाला 5
मेथाइल, ऐसे 3 एथाइल। अगर समान प्रतिस्थापी समूह एक से अधिक हो तो इनके नंबर एक साथ बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे देखो इस कंडीशन में देखिए, प्रतिस्थापी समूह कौन है? मैथिल। ए यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। कौन सी नंबरिंग सही है? ये। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 पर 2 है इसलिए 2,2। फिर यही मैथिल कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर, कोमा 4। और फिर क्या लिखेंगे? मैथिल। और शब्द और अंक के बीच में योजक चिन्ह। तो समान प्रतिस्थापी समूह एक से अधिक हो तो इनके नंबर एक साथ बढ़ते क्रम में, पहले छोटा वाला 2 फिर 4, बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं। और प्रत्येक नंबर के बाद कोमा, ये देखो हर एक नंबर के बाद कोमा, और नंबर और वर्ड के बीच में योजक चिन्ह, कनेक्टिव साइन आता है। जैसे माता और पिता, तो बीच में योजक चिन्ह आता है ना, वैसे योजक चिन्ह जब भी कोई संख्या और शब्द आएगा उसके बीच में योजक चिन्ह आएगा IUPAC नामकरण पद्धति में। जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम अनुलग्न लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। अब क्या होता है अनुलग्न वो हम देखेंगे। कौन होता है मेन फंक्शनल ग्रुप? जैसे हमने मेन कार्बन चेन सेलेक्ट की वैसे ही हम मेन फंक्शनल ग्रुप भी सेलेक्ट करना सीखेंगे। जो भी मेन होगा उसका आपको सफिक्स या अनुलग्न लेना है और उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला, मेन कार्बन चेन के साथ लिखना है। कहने का मतलब मेन एक साथ आएंगे। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपने चेन की उसमें कितने कार्बन है, उस कार्बन श्रृंखला के मुख्य क्रियात्मक समूह को मुख्य कार्बन श्रृंखला के नाम के साथ ही जोड़ा जाएगा। ये 3 बातें, ये तीनों बातें जब हम नामकरण सीखेंगे तब भी देखेंगे। लेकिन एक बार देखिए, सर्वप्रथम प्रतिस्थापी समूह, पहली लाइन का मतलब है कि अगर एथिल और मेथिल दोनों जुड़े हुए हैं तो पहले एथिल को लिखना पड़ेगा क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा एक ही प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो तो जहां जहां जुड़ा हुआ है उस संख्या को कोमा लगा के लिखते हैं। अब एक बात और, कोमा यहां पर डायरेक्ट मैथिल लिखा मैंने, ये केवल आपको समझाने के लिए, वरना मैथिल 1 2 3 आ गए ना, तो वास्तव में इसको क्या लिखेंगे? ट्राई मैथिल। क्या लिखेंगे? ट्राई मैथिल, क्योंकि मैथिल कितनी बार हो गया? 3 बार। इस तरीके से लिखेंगे। और किसी भी अंक और शब्द के बीच में योजक चिन्ह आएगा। और मुख्य क्रियात्मक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स आएगा, अनुलग्न आएगा। किसका अनुलग्न क्या होगा हम ये भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम कार्बन की नंबरिंग करना अच्छे से सीख गए हैं। कुछ 3 महत्वपूर्ण बातें, अगर कोई प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है उसको अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा, 1 से ज़्यादा है तो उसको नंबरिंग लगा के लिखा जाएगा, 2 नंबर के बीच कोमा आएगा, नंबर और शब्द के बीच योजक चिन्ह आएगा। अगर क्रियात्मक समूह है 1 से ज़्यादा है तो उसमें से जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका अनुलग्न या सफिक्स मेन कार्बन श्रृंखला के साथ लिखा जाएगा। इस तरीके से IUPAC सिस्टम में जो नोमेनक्लेचर होगा, नामकरण होगा, वो अगर आप इन सभी नियमों को अच्छे से समझते हैं तो आराम से कर सकते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम की हमने कुछ बेसिक्स जानकारियाँ कि आप मेन कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे और कार्बन की नंबरिंग कैसे करेंगे, इस बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब IUPAC सिस्टम को बिल्कुल और सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए मैंने वही पहला चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको देखें, फिर आगे और यही कॉन्सेप्ट को अपन कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। तो फर्स्ट चार्ट में अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको लिखेंगे एल्केन एल्केन। डबल बॉन्ड है तो एल्क, कौन से नंबर पर है वो नंबर, शब्द और नंबर के बीच योजक चिन्ह, कनेक्टिव साइन, और डबल बॉन्ड है इसलिए ई।
हिंदी में अगर अपन लिखना चाहें तो एल्क कितने नंबर पर है और ईन। एल्क शब्द नंबर ऑफ कार्बन, श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है। यहां पर एल्क का मतलब है जैसे 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ऐसे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो वही एल्क कौन से नंबर पर है और आइन। नंबर और शब्द के बीच योजक चिन्ह, नंबर और शब्द के बीच योजक चिन्ह लगेगा। इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, कार्बन चेन में कितने कार्बन है, एल्क कौन से नंबर पर आइन है, इसको आइन पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। अगर कार्बन चेन में 2 जगह पर डबल बॉन्ड है तो अब की बार एल्का योजक चिन्ह कौन सी 2 जगह पर है, उनके नंबर, योजक चिन्ह 2 बार है इसलिए डाई और डबल बॉन्ड है इसलिए इन। तो क्या नाम हो जाएगा, एल्का योजक चिन्ह 2 कौन कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है वो, योजक चिन्ह 2 बार है इसलिए डाई और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, डाई इन। अगर 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो वही एल्का योजक चिन्ह कौन कौन से नंबर पर है, योजक चिन्ह और डाई आइन। 2 नंबर के बीच कोमा आएगा, मैंने आपको बता दिया है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, एक जगह पर डबल बॉन्ड, एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड, तब आपको नाम लिखना है एल्क कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, इन, और कौन से नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, आइन। फर्स्ट चार्ट में मैंने आपको 6 चीजें बताई है। ये 6 चीजें पॉसिबल हो सकती है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में। अब इनसे कैसी कैसी स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है, जितनी टफ स्ट्रक्चर हो सकती है वो मैं सब आपको बता दूंगा, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपको बिल्कुल इजी लगे। तो ये देखिए फर्स्ट चार्ट ऑफ IUPAC, इसमें पहला पॉइंट है एल्केन। एल्क वही, एल्क का मतलब है कितने कार्बन, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या बोल रहे हैं, एन। सिंगल बॉन्ड को हम ANE पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो पहला पॉइंट है सिंगल बॉन्ड और उसको पढ़ रहे हैं एल्केन। अगर आपके पास 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है CH3 बताइए 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एन। अब आप बिल्कुल समझिए, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक ही मात्रा इस पर लग जाएगी और ये क्या हो गया, एथेन। क्या नाम हो गया इसका, एथेन। अंग्रेजी में बिल्कुल सिंपल है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, इसलिए एथेन। अगर आपके पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ये एक ही मात्रा इस पर लग जाएगी और ये क्या हो गया, ब्यूटेन। और अंग्रेजी में वही 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया, ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम देखिए। सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करनी है, ये लंबी श्रृंखला आपने चयन कर ली। फिर आपको नंबरिंग करनी है, दूसरे नंबर पर मेथिल समूह आया है तो सबसे पहले आपको जो प्रतिस्थापी समूह है उनके बारे में लिखना है। मेथिल समूह कितने पर है, 2 नंबर पर, 2 मेथिल, और नंबर और शब्द के बीच योजक चिन्ह। श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो क्या नाम हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। एक एक नाम को आप समझते चलिए, जब आप एक बार पढ़ लें तो रफ कॉपी में इसको देकर खुद नाम बनाइए। मैं जो आपको चीजें समझा रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रही है। इसका नाम देखिए, इसका IUPAC नाम बनाते हैं।
अब इसका यूपीएससी नाम पहले आप खुद बना के देखें, वीडियो को पॉज कर दें, फिर चलाएं कि आपने जो सोचा या अब तक आपने जो समझा वो आपको सही समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको एक मुख्य कार्बन की श्रृंखला बनानी है और ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। क्यों? अगर आप इधर वाली बनाते तो प्रतिस्थापी समूह एक हो जाता। हमें वो कार्बन श्रृंखला चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह हो। उसके बाद नंबरिंग हम करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इधर से भी करते तो एथिल तो 3 पर आता, लेकिन ये 4 पर आता। इधर से करने पर एथिल तो 3 पे आ रहा है, लेकिन मैथिल कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। अब इसका नामकरण देखते हैं। सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल हिसाब से लिखना है। तो देखिए 3 नंबर पर कौन है? एथिल। 3 और शब्द के बीच में योजक चिन्ह, 3 पर एथिल। फिर 2 नंबर पर कौन है? मैथिल। शब्द और अंक के बीच में योजक चिन्ह होगा, ये ध्यान रख लें आप। 3 एथिल 2 मैथिल, 3 पर एथिल 2 पर मैथिल, 1 2 3 4 5। टोटल कितने कार्बन है? 5, इसलिए पेंट। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। क्या नाम हो गया? 3 एथिल 2 मैथिल पेंटेन। ये जो नाम है इधर, इसको पूरा एक ही लिखना है आपको। एक और स्ट्रक्चर देखिए और इसका आईयूपीएसी नाम बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला, तो मैंने कार्बन की मुख्य श्रृंखला ऐसे चूज कर ली। फिर कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो किधर से भी करें, 1 2 3 4 5। तीसरे नंबर पर 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो शुरू कीजिए नामकरण। तीसरे नंबर पर 3, 2 बार जुड़े हुए इसलिए 3,3। 2 बार है इसलिए डाई इथाइल या एथिल। 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हैं? 5। पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। हिंदी में अगर लिखना चाहें 3,3। डाई एथिल, टोटल कार्बन 5, पेंट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए 3,3 डाई एथिल पेंटेन। 3 नंबर पे इधर भी एथिल इधर भी एथिल, टोटल कार्बन श्रृंखला 5 की है, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। स्ट्रक्चर देखकर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी बेसिक चीज़ों को मजबूती से पकड़े रखेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसका यूपीएससी नाम बताइए। आधे बच्चे इसकी शक्ल देख के ही बेहोश कि यार कोई इतना बड़ा भी यूपीएससी नाम पूछेगा क्या। अगर आपको इसका नामकरण करना अच्छे से आ गया तो बाकी तो छोटी छोटी बातें आप वैसे ही कर लेंगे। आइए, सबसे पहले आप कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनिए, ये चुन ली। फिर नामकरण कीजिए। नामकरण आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 पर एथिल समूह आ रहे हैं। इधर से भी 3 और 4 पर एथिल समूह आ रहे हैं। पहले दूसरे पर 2 मेथिल आ रहे हैं, इधर भी दूसरे पे 2 मेथिल आ रहे हैं। तो नंबरिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किधर से भी कर लें। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 और 4 पर एथिल समूह जुड़े हुए हैं। नामकरण करते समय पहले आपको एथिल लिखना है, क्योंकि एथिल जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो 3 और 4 पर 2 बार हो गया इसलिए डाई, और क्या हो गया? डाई एथिल। अब मैथिल कहां कहां है वो देखिए। 2 नंबर पर है 2, तो इसलिए 2 2, जितनी बार है उतनी बार।
तीसरे पर 1 इसलिए 3, उधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूं, चौथे पर 1, पांचवें पर 2 इसलिए 5 5। तो टोटल कितने मैथिल हो गए? 1 2 3 4 5 6, और 6 मैथिल को लिखेंगे हेक्सा। तो 6 बार कौन है? हेक्सा मैथिल। अब कार्बन श्रृंखला कितनी है? 6 कार्बन वाली, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया? हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 3,4 डाईएथिल 2,2,3,4,5,5। 6 बार है इसलिए हेक्सा मैथिल, और कार्बन श्रृंखला में भी 6 कार्बन है, हेक्सेन। ये इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर के तहत नाम हो गया है। एल्केन में सिंपल आपसे पूछे जाएंगे, बस ब्रांच से संबंधित कोई बात होगी तो वो आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट के बारे में हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे और आप उन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे घर पर। कोई भी कंपाउंड लेके एक बार वीडियो में जो भी कंपाउंड है उनको आप रफ कॉपी में लिख लें, जब आप पढ़ रहे हैं तभी। नाम नहीं लिखें, बाद में जब पूरा चैप्टर पढ़ लें तो अब उन जो स्ट्रक्चर है उनका नाम खुद बनाएं और फिर चेक करें कि क्या आपने बनाया वो सही बनाया है क्या। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे चीज़ें आसान होती जाएंगी। अगर आपके दिमाग में पढ़ते टाइम ये बातें आ रही कि सर पहले कॉमन नेम फिर डेराइव्ड नेम, इतनी सारी बातें बता दी, ये आएंगी क्या एग्ज़ाम में, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या? दोस्तों, अगर इन सब का निचोड़ बना के तो आप पूरी बातों को एक बार बोर्ड पर लिख सकते हैं। लेकिन कब? जब आप कुछ बेसिक बातें तो पढ़ें। शॉर्टकट कुछ नहीं है दोस्तों। तेज पढ़ाना शॉर्टकट नहीं है, कम पढ़ाना शॉर्टकट नहीं है। चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ना और जिन बातों को ज़्यादा याद रखना है, समझना है, उनको अलग से नोट्स बनाना, उनको बार बार रिवाइज करना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि समझने के लिए पूरे टॉपिक में 5 बातें हैं, वो फंडे आपको आते हैं तो आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये जो शॉर्टकट मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 5 सवाल बता दिए उनमें से ही आएंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप बहुत मेहनत करें, चीज़ों को समझें, कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं, उसका यूपीएससी नाम बनाएं। उसके बाद आपको पता लगेगा कि पूरी आईयूपीएससी में 5 बातें, वो याद रख लो। आईयूपीएससी को बार बार आप दोबारा पढ़ें, तब आपको ये सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 बातें याद रखो, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ ली है। रिवीजन के टाइम तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी कोई टेंशन ही नहीं है। बस उन 5 को भी जो बातें हैं वो आपको अच्छे से आती है, उनमें से भी 2 ही बातें याद रखनी है। इसलिए पढ़ने का पैटर्न यही है। अगर किसी के दिमाग में यह है कि मैं तो 5 ही चीज़ें पढ़ूं, भाई साहब वो 5 चीज़ें पढ़ने के लिए आपको 500 चीज़ें और आनी चाहिए। पहले वो सीख ले। आपकी मेरे को तो आप केवल हर बॉल पर चौका छक्का मारने की तरीका बता दीजिए और आपको बैट पकड़ना नहीं आता, आपको हिलना डुलना नहीं आता, आपका वजन इतना है, तो पहले आप फिट तो हो जाइए। यही बात मैं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। खैर आपके पर्सनल विचार है, आप जो भी समझें, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, पूरा ट्रस्ट करके जो वीडियो है उनको अच्छे से देखा, अच्छे से नोट्स बनाए, बार बार रिवीजन कर लिया, 1 नहीं 2 नहीं, नौकरियों की लाइन लगेगी दोस्तों। और ये मैं घमंड में नहीं, आत्मविश्वास में और प्रूव करके लोगों को बता चुका हूँ। इसलिए एक एक वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, कॉपी को बार बार रिवाइज करो और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लो। एग्ज़ाम किसी का भी हो और कभी भी हो, हम हमेशा तैयार रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हम उसको आराम से क्लियर करेंगे। बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखें दोस्तों। एल्केन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है डबल बॉन्ड या एल्कीन के बारे में। अगर डबल बॉन्ड कहीं आ जाता है तो उसका आईयूपीएससी नाम
एल्क, फिर योजक चिन्ह, कितने नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, फिर योजक चिन्ह और फिर डबल बॉन्ड है इसलिए इन। इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर करेंगे। यहीं देख लीजिए, देखिए अगर आपको इसको एक कार्बन इसको 2 मानना है, कहीं पर भी अगर फर्स्ट नंबर पर ही इन है तो उसको नहीं भी लिखे तो चलेगा। 2 कार्बन है इसलिए एथ, देखो वैसे तो इसका नाम ऐसे लिखना चाहिए एथ, कितने नंबर पर है 1 पर, और क्या हो गया इन, एथ 1 इन। अब पहले पर ही है इसलिए नहीं भी लिखें तो एथ इन, तो एथ और इन, और ये मात्रा ई की, बड़ी ई की मात्रा इस पर आ जाएगी और ये क्या हो गया एथीन, और बहुत सारे एथीन मिलके ही बनाते हैं पॉलीथीन। ऐसे ही पहले आपको सीधी कार्बन की श्रृंखला है, नंबरिंग करते समय उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़े। पहले पर ही है इसलिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो टोटल कितने कार्बन है 3, इसलिए प्रोप, पहले नंबर पर है कौन इन, तो क्या हो गया प्रोप 1 इन। लेकिन पहले नंबर पर है इसलिए अगर नहीं लिखें तो प्रोप इन, जिसको अपन क्या कह सकते हैं प्रोपीन। इसका यूपीएससी नाम देखिए, किधर से भी करें नंबरिंग 2 नंबर पर आपको क्या मिलेगा डबल बॉन्ड, इधर से भी करेंगे तो भी वही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले एल्क कितने कार्बन है 1 2 3 4, इसलिए क्या आ गया ब्यूट, कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है 2 पर। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूजन है सर 3 वाले भी, इधर से गिनो भाई, जो पहले आए उसी पर माना जाएगा। तो 2 पर कौन है इन, तो क्या हो गया ब्यूट 2 इन, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, दूसरे नंबर वाले पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 2 इन। इस नाम को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 को पहले लिख दो और क्या हो गया 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन भी सही है। इसका नाम देखिए, फिर वही, अब ये लंबी श्रृंखला है, आपके पास 2 ऑप्शन है नंबरिंग के, पहले इधर से करो 1 2 3 4। इससे आपको लग रहा होगा कि प्रतिस्थापी समूह इधर से पास में पड़ रहे हैं, लेकिन याद रखें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले प्रेफरेंस आपको फंक्शनल ग्रुप या इन को देनी है। तो अगर आप इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो इधर वाली तरफ से डबल बॉन्ड पास में, इसलिए ये ठीक नहीं है, ये नंबरिंग ठीक है। तो देखो तीसरे नंबर पर 2 3 3 2 बार है इसलिए डाई मैथिल, टोटल कितने कार्बन है 4, और पहले पर क्या है इन, डबल बॉन्ड है इसलिए इन। ऐसे अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखना है तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है जैसा डबल बॉन्ड में था, बस एल्क जो भी नंबर है और यहां पर आइन आ जाएगा YNE। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए कितने कार्बन है, एल्क का मतलब है कितने कार्बन 3 कार्बन, तो क्या हो गया प्रोप। वैसे एक पर ही ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि आप इधर से गिनती करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में हो। तो एक को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि प्रोप 1 आइन, लेकिन नहीं भी लिखे तो प्रोप प्लस आइन, तो क्या हो गया प्रोपाइन। वही लंबी श्रृंखला, दूसरे नंबर पर आपको क्या मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो एल का मतलब कितने कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट, कौन से नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड 2, तो आइन, ब्यूट 2 आइन। इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। ऐसे ही अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड आ जाए 2 जगह पर, तो आपको क्या लिखना है, अब की बार 2 वाले में एल्क नहीं एल्का लिखना है। और कौन कौन से नंबर पर है, अब 2 बार आए इसलिए क्या हो गया डाईइन, अगर 3 बार आते तो ट्राईइन।
यहाँ देखिए, इधर से आप नंबरिंग करो चाहे उधर से, पहले पर और तीसरे पर डबल बॉन्ड है, 2 बार आ गए। 4 कार्बन है, एल्का का मतलब कितने कार्बन, 4। यहाँ पर 4 को ब्यूट नहीं ब्यूटा लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एल्का। ब्यूटा कौन कौन से पर है, पहले पर और तीसरे पर, 1 3, टोटल कितने, 2, इसलिए क्या हो गया, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। इस स्ट्रक्चर का नाम देखिए आप। पहले आप सबसे लंबी श्रृंखला ऐसे चुनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं डबल बॉन्ड, इसलिए एल्का शब्द आएगा। इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, तीसरे पर 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन का मतलब एथिल, तो तीसरे पर 2 एथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए 3,3, 2 बार जुड़े हुए इसलिए डाई एथिल। अब श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5, इसलिए पेंट नहीं पेंटा। ये देखिए, एल्का, ब्यूटा, पेंटा। पहले और चौथे पर क्या आ जाएगा, ईन, इसलिए 2 बार आ रहा है पहले पर चौथे पर, इसलिए डाइईन। 3,3 डाई एथिल पेंटा 1,4 डाइईन। इनको आप अच्छे से समझें, कोई टफ बात नहीं है, बस बार बार इन्हीं जो स्ट्रक्चर है इनकी आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आएगी, इनके बाहर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सेम वही, बस एल्का और यहाँ पर डाइआइन। इसको देखो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटा, पहले पर और तीसरे पर है इसलिए 1,3, 2 बार है इसलिए डाई और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, ब्यूटा 1,3 डाइआइन। इसको देख लो, अगर इधर से आप करें 1 2 3 4 5, तो पहले 3 नंबर पे कौन है, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंटा, पहले और चौथे पर है इसलिए 1,4 डाइआइन। IUPAC के फर्स्ट चार्ट में जो लास्ट कॉन्सेप्ट है 6 नंबर वाला, अब अगर ऐसा हो जाए कि एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या करोगे। देखो, 2 डबल बॉन्ड हो तब यहाँ एल्का, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तब यहाँ एल्का, केवल एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो तब एल्क, एक जगह डबल बॉन्ड हो तब भी एल्क। और कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए नंबर वो और इन, कौन से नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है वो नंबर और आइन। 2 जगह हो तो एल्का शब्द कौन कौन से नंबर पर है और 2 बार है इसलिए डाइईन। 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्का कौन कौन से नंबर पर है, डाइआइन। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी हो, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, तब क्या लिखेंगे। अब आपको एल्का नहीं, एल्क, पहले एनईन, फिर कौन से नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, उसको एनआइन। देखो इसको पढ़ो, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर डबल भी हो और ट्रिपल भी हो और पहले ही नंबर पर, तो आपको गिनती उधर से शुरू करनी है जिधर से आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है। सेम पर है तो देखो, पहले पर देखो क्या हो गया, एल्क, एल्क का मतलब कितने कार्बन, 4, ब्यूट, नंबर पहले नंबर पर, ईन पहले नंबर पर ईन और तीसरे नंबर पर आइन, तो ब्यूट 1 ईन 3 आइन। दोस्तों एक और बात, अभी आप स्ट्रक्चर देख के नाम बना रहे हैं और मैं भी आपको यही सिखा रहा हूँ, आप ये नाम देख के स्ट्रक्चर बनाने की भी प्रैक्टिस करें कि जैसे ब्यूट 1 इन 3 आइन, इससे वापस स्ट्रक्चर बनानी है तो ब्यूट से आपको 4 कार्बन बनाने, पहले पर डबल बॉन्ड लगाना है, तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और बची जो संयोजकता या वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देना है। और देखिए, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपके पास, अब आप इधर से नंबरिंग करें क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पास में, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम नंबर पे आए तो उधर से नंबरिंग करें जिधर से डबल बॉन्ड पास में है। दूसरे नंबर पर एथिल, टोटल कितने कार्बन है, 4, पहले नंबर पर ईन और तीसरे नंबर पर आइन,
2 एथिल ब्यूट 1 इन 3 आइन। इस तरीके से आप IUPAC का जो पहला चार्ट है उससे जुड़े हुए IUPAC नोमेनक्लेचर आसानी से समझ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पहला चार्ट कहाँ मिलेगा, ये कहीं आपको चार्ट वाइज नहीं मिलने वाला है। बस सिस्टमेटिक चीज़ों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको पहले एक चार्ट बताया, फिर थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ाएंगे, थोड़े टफ वाले जो नोमेनक्लेचर है या नामकरण है उसको अपन नेक्स्ट चार्ट बना के, ताकि आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें समझ में आए। फर्स्ट चार्ट ऑफ IUPAC में हमने क्या किया कि पहले सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य उनका नाम कैसे लिखेंगे, कहीं पर डबल बॉन्ड आए, एक सिंगल डबल बॉन्ड, तो फिर उसको एल्क कितने नंबर पर है वो, ट्रिपल आए एल्क कितने नंबर पर है आइन। दो डबल बॉन्ड आ जाए एल्क का कौन कौन से पर नंबर पर है डाइइन, अगर 3 है तो ट्राइइन, 4 है तो टेट्राइन। दो ट्रिपल बॉन्ड है एल्क का कौन कौन से नंबर पर डाइइन। एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्क का नहीं, एल्क पहले इन और बाद में आइन। और नामकरण या नंबरिंग में भी पहले इन को प्रेफरेंस देना है और उसके बाद आइन को। इस तरीके से आप सबसे पहला जो चार्ट है उसको आसानी से समझें। एक एक नामकरण को आप अच्छे से ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और फिर रफ कॉपी में उस नाम से उस स्ट्रक्चर को भी वापस बनाएं। जैसे एक बार इसी को ले लो ब्यूटा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये ए इसलिए आया है कि कहीं न कहीं 2 इन या 2 आइन है, ठीक है, तो 4 कार्बन बना दो। पहले और तीसरे पर डाई आइन मतलब आइन है तो पहले पर ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन से संतुलित कर दो। इस तरीके से आप बड़े आसानी से नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम IUPAC नाम बना सकते हैं। दोस्तों हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए, एक बार डबल बॉन्ड और एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये बातें फर्स्ट चार्ट में देख ली थी। अब सेकंड चार्ट में हम जो जितने भी क्रियात्मक समूह है उनका नाम या उनका IUPAC नाम लिखते टाइम क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो देखिए। तो सेकंड चार्ट ऑफ IUPAC, पहला, अगर कहीं X जुड़ा हुआ है इसका मतलब है एन हेलो एल्केन। कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? हेलो का मतलब है अगर F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो और I है तो आयोडो। और उसके बाद कितने कार्बन है उसको एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो हैलाइड का अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है, सबसे पहले नंबर, फिर हेलो, हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और कितने नंबर के कार्बन हैं, जैसे एक कार्बन है मेथेन, 2 कार्बन है एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन। इस तरीके से आप हैलाइड का नोमेनक्लेचर नामकरण कर सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो कितने कार्बन है एल्केन, उसके बाद एन ऑल, कितने कार्बन है, कौन से नंबर पर OH है और ऑल, क्योंकि एल्कोहल का ऑल आएगा। SH है वही एल्केन, कौन से कार्बन पर SH है और SH को कहेंगे थायोल। एमीन वही एल्केन, कौन से कार्बन पर एमीन जुड़ा हुआ है, तो एल्केन एन एमीन। और जो भी नंबर है आपको पता है शब्द और नंबर के बीच योजक चिन्ह, शब्द और नंबर के बीच योजक चिन्ह। ये देखिए C डबल बॉन्ड O कीटोन, एल्केन कौन से नंबर पर है और ऑन, कीटोन का ऑन, एमीन को एमीन लिख रहे हैं, SH को थायोल, OH को ओल। और ये याद रखना है हैलाइड अगर जुड़ा हुआ है तो कौन से नंबर पर, वो एन हेलो एल्केन। इन सबको एक एक को अपन एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। अभी आप चीज़ों को बस पूरे चार्ट को एक साथ देखें, फिर एक एक के बारे में और उससे जुड़े हुए नामकरण या जितने भी स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ेंगे। अब देखिए ये कौन है, दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हो और O बीच में हो, ईथर।
इसको लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन। एक तरफ वाले को एल्कोक्सी और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ वाले को एल्केन। अब कौन एल्कोक्सी होगा और कौन एल्केन होगा वो भी अपन देखेंगे। तो ईथर का नाम होगा एल्कोक्सी एल्केन। देखो एक जितने कार्बन है उसके साथ ऑक्सी और दूसरे में बचे हुए में कितने कार्बन है उसको एल्केन के रूप में। आइसोसाइनाइड, तो पूरा जितने कार्बन है एल्केन, कौन से नंबर पर, NC जुड़ा हुआ है, आइसोनाइट्राइल, एल्केन एन आइसोनाइट्राइल। अब ये देखिए साइनाइड, याद रखें अगर कहीं पर भी साइनाइड जुड़ा हुआ है या वो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें कार्बन है तो पहला नंबर उसी को देते हैं। तो साइनाइड जुड़ा हुआ है तो एल्केन, अब पहले पे ही जुड़ा हुआ होगा तो उसको क्या हो गया, एल्केन नाइट्राइल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी अपन ये जो बात कर रहे हैं वो पूरी स्ट्रक्चर में एक एक फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर पर साइनाइड भी है और कीटोन भी है, तब अपन बात नहीं कर रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है पूरी स्ट्रक्चर में एक ही क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे साइनाइड हो, एल्कोहल हो, 2 होंगे उस कंडीशन में क्या करेंगे वो अपन अगले चार्ट में बात करेंगे। अभी सिंगल, तो अगर साइनाइड आपके पास है तो पहला नंबर उसी को दो और एल्केन नाइट्राइल, जितने कार्बन है वो उसी हिसाब से एल्केन और CN को नाइट्राइल। ये देखिए ये कौन है, एल्डिहाइड। यहां पर देखिए एल्केनल, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड को कहते हैं एल और जितने भी कार्बन है उसको पढ़ते हैं एल्केन। तो ये जो ई हटा के और ये जो एल है उसके साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, एल्केनल। या हिंदी में अगर बात करें तो जितने कार्बन है एल्केन और एल्डिहाइड के लिए एल, तो ये एक ही मात्रा न के लग जाएगी और क्या हो गया, एल्केनेल, एल्डिहाइड का एल। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका लिखेंगे ओइक एसिड। तो एल्केन है वहां से ई हटा दिया, देख लीजिए एल्केन है, ई हटा दिया और वहां पर किसको जोड़ दिया, ओइक एसिड को, एल्केनोइक एसिड। ई हटा के एल जोड़ दिया, एल्केनेल। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर एल्डिहाइड कहीं पर भी जुड़ा हुआ है तो पहले नंबर पर एल्डिहाइड को ही लिखना है। 2 ग्रुप जुड़े हुए हो फंक्शनल तब की बात अलग है। अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फर्स्ट नंबर उसी फंक्शनल ग्रुप को दो। ये देखिए अगर C डबल बॉन्ड हो और इधर Cl है तो इसको बोलेंगे एल्केनोइल, एल्केनोइल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको, एल्केनोइल क्लोराइड। जितने इधर कार्बन है उसको एल्केनोइल और ये क्या हो गया, क्लोराइड। ये देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, वही ई हट गया और एमाइड जुड़ गया, एल्केनेमाइड। जितने कार्बन है उसको तो आप क्या पढ़ेंगे, एल्केन, ई हटा दिया और उसके साथ कौन जोड़ दिया, एमाइड, एल्केनेमाइड। ये कौन है आपके सामने, ये है एस्टर, C डबल बॉन्ड O R। इसको पढ़ेंगे एल्किल एल्केनोएट, एस्टर के लिए एल्किल एल्केनोएट। और ये है एनहाइड्राइड, इसका नाम लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में अगर एक तरफ अलग एल्किल समूह हो एक तरफ अलग एल्किल समूह हो तब उसको एल्केनोइक, फिर दूसरा भी एल्केनोइक और फिर लिखेंगे एनहाइड्राइड। अगर सिमेट्रिकल हो, दोनों तरफ के एल्किल समूह समान है तो सीधा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, और अगर अलग अलग है तो पहले एल्केनोइक ये वाला, फिर एल्केनोइक डेस और फिर एनहाइड्राइड। इस तरीके से 15 जो फंक्शनल ग्रुप है उनके IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको समझाया है। अब अपन बात करेंगे एक एक फंक्शनल ग्रुप और उससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर का IUPAC नाम कैसे बनाएंगे। दोस्तों IUPAC में जो सेकंड चार्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें सभी
जो क्रियात्मक समूह हैं उनका नाम कैसे लिखेंगे मैंने चार्ट में आपको बता दिया है। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। पहला, अगर आपके पास जो कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन है उसके साथ X जुड़ा हुआ हो, X का मतलब है हेलोजन, तो उसका नाम लिखेंगे N, कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, और हेलो एल्केन। और X क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए नाम देखिए, हर बार मैं आपको कह रहा हूं अगर पहले ही कार्बन पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उस एक को लिख दें तो भी प्रॉब्लम नहीं है और नहीं लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बुक्स में जब भी आप कोई नाम देखेंगे तो फर्स्ट को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए N, यहाँ एक ही कार्बन है तो N इसलिए नहीं लिखा। हेलो, कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है, Cl, तो उसको क्या लिखेंगे, क्लोरो। और फिर क्या, एल्केन, एल्केन का मतलब कितने कार्बन है, एक कार्बन है इसलिए मैथेन, तो नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। इसको देखिए, वही पहले कार्बन पर ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए N अपन ने नहीं लिखा है। कौन जुड़ा हुआ है, हेलो, ब्रोमो, और दो कार्बन है इसलिए एथेन, इसलिए नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। यहां पर आप देखिए N हेलो एल्केन पूरा लागू होगा। अगर आप पहले कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे तो दूसरे नंबर वाले कार्बन पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो देखो N कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर, इसलिए N की जगह 2। कौन सा हेलोजन है, आयोडीन, इसलिए क्या लिखेंगे, आयोडो। और एल्केन का मतलब कितने कार्बन है, 3, इसलिए क्या हो गया, प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन। यहां देख लीजिए, इसका नाम बनाइए। सबसे पहले आपको कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना है। उसके बाद क्या होगा, 2 तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में हो उधर से आपको नंबरिंग करनी है। किसको, जिधर से क्लोरो, इधर से करेंगे तो ठीक है, मैथिल इधर से पास में आ रहा था, लेकिन मैथिल और क्लोरो में से प्रेफरेंस किसको देनी है, क्लोरो को। कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर क्लोरो, 3 नंबर पर मैथिल और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। इस तरीके से आप हेलोजन से जुड़े हुए IUPAC नोमेनक्लेचर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है एल्कोहल, OH, तो पहले आप एल्केन, कौन से नंबर पर OH है, और ओल। फिर वही बात, अगर पहले ही कार्बन पर OH है उसको 1 ऑल लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो एल्केन कितने कार्बन है, 1, इसलिए मैथेन, और ओल इसलिए मैथेनोल। मैथेनोल को आप ऐसे भी लिख सकते थे, एल्केन कितने कार्बन है, 1, इसलिए मैथेन, पहले पर है इसलिए 1 ऑल, मैथेन 1 ऑल। 2 कार्बन पर 2 कार्बन है और पहले पर ऑल है इसलिए एथेन 1 ऑल या एथेनॉल, जिसको एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, यह है एथेनॉल, IUPAC नाम इसका। यहां पर देखिए कार्बन की मुख्य श्रृंखला 2 नंबर पर एल्कोहल है इसलिए देखो एल्केन, प्रोपेन, N 2 नंबर पर कौन, एल्कोहल, इसलिए प्रोपेन 2 ऑल। जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो इसको 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल। लेकिन एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, पहले एल्केन, 2 नंबर पर OH इसलिए प्रोपेन 2 ऑल। इसका नामकरण देखिए, ये आपके पास कार्बन की श्रृंखला है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास में हो उधर से आपने नंबरिंग की है। देखो 2 पर है एथिल और 4 पर है मैथिल, 1 2 3 4 5। मैथिल कितने पर है, 4 पर। तो पहले एथिल को क्यों लिखते हैं, आप जानते हैं एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है,
मैथिल की स्पेलिंग एम से, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में। तो 2 नंबर पर एथिल, 4 नंबर पर मैथिल, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, और पहले पर ओल है इसलिए पेंटेनोल। 2 एथिल 4 मैथिल पेंटेनोल। अगर OH की जगह SH है तो इसको कहेंगे थायोल, बाकी वही रहेगा। ये देख लीजिए, 1 कार्बन है इसलिए मैथेन थायोल, 2 कार्बन है इसलिए एथेन थायोल। इसका नामकरण अगर आप करना चाहते हैं तो नंबरिंग इधर से करें, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पास में है। एल्केन कितने कार्बन है? 4, इसलिए ब्यूटेन कौन से नंबर पर? 2 नंबर पर। कौन है? थायोल, ब्यूटेन 2 थायोल। नेक्स्ट जो क्रियात्मक समूह है वो है एमीन। एमीन का यूपीएससी नाम अगर बात करेंगे तो देखिए, एल्केन एंड एमीन कितने कार्बन है और कौन से नंबर पर एमीन है? 1 कार्बन है इसलिए मैथेन एमीन। 2 कार्बन है एथेन एमीन। एक बात आप ध्यान में रख लें, हर बार कह रहा हूं, कितने कार्बन है? एन का मतलब कौन से नंबर पर एमीन है। अगर यहां नहीं लिखा हुआ, अंडरस्टूड है कि पहले नंबर पर एमीन है, नहीं तो इसका नाम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन है इसलिए मैथेन, और पहले ही नंबर पर एमीन है इसलिए मैथेन 1 एमीन। इसका एथेन 1 एमीन, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैथेन एमीन और ये है एथेन एमीन। इसका नाम देखो, 2 नंबर पर आपको एमीन मिल रहा है तो एल्केन 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 2 नंबर पर एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह है कीटोन। अगर कार्बन कार्बन दोनों तरफ, बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यह क्रियात्मक समूह होगा कीटोन। नाम क्या लिखेंगे? एल्केन एंड ओन, कीटोन के लिए ओन। तो देखो, एल्केन कितना है? प्रोपेन, प्रोपेनोन। इसको देखो आप, 1 2 3। वैसे देखा जाए तो जब प्रोप होगा तो बीच वाले कार्बन पर ही होगा, वो अंडरस्टूड बात होगी कि अगर कीटोन है और 3 कार्बन है तो ये 2 नंबर वाले पे होगा। और चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं, क्या कि प्रोपेन 2 ऑन, लेकिन अंडरस्टूड बात है 3 कार्बन है तो कीटोन वैसे 3 कार्बन वाला ही होता है। ये एक इसका टिपिकल फॉर्म है। यहां पर देखिए, अब आप इधर से 1 2 3 4, तो एल्केन 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, 2 नंबर वाले पे कीटोन है इसलिए ब्यूटेन 2 ऑन। इसको 2 ब्यूटेनोन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक बार जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उससे समझें, फिर उसको क्या पढ़ सकते हैं वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है और वो आसान भी है। तो एक एक क्रियात्मक समूह के बारे में आप अच्छे से फॉर्मूले को देखें, बार बार उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर है, उनको ध्यान से पढ़ें। पहले मैंने बताया है हेलो एल्केन, इसमें क्या होगा? हेलो पहले आ रहा है, एल्केन बाद में। बाकी सब में देखो, एल्केन कितने नंबर पर? ऑल, क्योंकि एल्कोहल को ऑल, एसएच को थायोल, एमीन को एमीन ही लिख रहे हैं। कितने नंबर पर एमीन है? एल्केन एंड एमीन। ऐसे ही कीटोन के बारे में याद रखें, कीटोन कम से कम 3 कार्बन वाला होगा। अगर आपको कोई कहे कि एथेनोन, भाई साहब हो ही नहीं सकता। कीटोन कब होगा? जब 3 कार्बन हो, बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो। इसलिए प्रोपेनोन लिखने का मतलब है कि दूसरे नंबर वाले कार्बन पर ही कीटोन ग्रुप है, वरना तो प्रोपेनोन क्या होता है? 2 प्रोपेनोन, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन 2 ऑन, इसका मतलब 2 ब्यूटेनोन भी पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है वो देखिए, जिसको आप ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हों। इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करते टाइम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एन एल्कोक्सी और फिर एल्केन। एन कौन से नंबर पर?
और एल्कोक्सी। ये एल्कोक्सी क्या है वो देखिए, साफ साफ लिख रखा है, ऑक्सीजन से जुड़े छोटे एल्किल समूह को ऑक्सीजन सहित क्रियात्मक समूह मानकर क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्सी। आपके पास ये ईथर है, पहले देखो इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो कम कार्बन वाले एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन को जोड़ो और उसको क्रियात्मक समूह मानो, तो क्या हो गया, 1 कार्बन है इसलिए मैथोक्सी, और बचे हुए कितने कार्बन हैं, 2, इसलिए क्या हो गया, मैथोक्सी एथेन। क्या नाम हो गया, मैथोक्सी एथेन। छोटे एल्किल समूह को एल्कोक्सी मानो और शेष एल्किल समूह को मुख्य श्रृंखला मानकर एल्केन लिखो। अब यहाँ ये कार्बन श्रृंखला है तो पहले नंबर पर ही कौन आ गया, मैथोक्सी, तो पहले नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैथोक्सी एथेन। इसका नाम देखो, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो जो कम या छोटा वाला है उसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, तो 2 कार्बन है इसलिए एथोक्सी। लेकिन यहाँ पर याद रखें, अगर इधर से चाहे किधर से भी, इधर से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर है एथोक्सी, तो क्या लिखेंगे, नाम देख ली, एन कितने नंबर पर, 2 नंबर पर कौन है, एथोक्सी, और बचे हुए को एल्केन, कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन। एक और देखिए, आपको क्या करना है, छोटे वाले को एल्कोक्सी, तो 1 कार्बन वाला है, ऑक्सीजन को भी साथ में मानकर क्रियात्मक समूह, मैथोक्सी कौन से नंबर पर है, 1 2 3, पहले नंबर पर, तो 1 को क्या लिखा, 1 मैथोक्सी, 2 नंबर पे कौन है, मैथिल, 2 मैथिल, और क्या हो गया, प्रोपेन। 1 मैथोक्सी, 2 मैथिल प्रोपेन, एन एल्कोक्सी, फिर एल्केन, ये याद रखना है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। एन यहाँ पर ये बंद एरो से, और 2 ये डबल बॉन्ड, और सी, इसका नाम लिखेंगे एल्केन, एन आइसोनाइट्राइल। कौन से नंबर पर आइसोसाइनाइड जुड़ा हुआ है, ये देख लीजिए, 1 ही कार्बन है, तो देखो क्या नाम है, एल्केन, 1 कार्बन है इसलिए मैथेन। कौन से नंबर पर है, 1 पर ही है इसलिए नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मैथेन आइसोनाइट्राइल, एल्केन एन आइसोनाइट्राइल। ये नामकरण देखिए आप, कार्बन की मुख्य श्रृंखला आपको ऐसे माननी पड़ेगी, ये फिर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या है, पहले एल्कीन, तो कार्बन की टोटल श्रृंखला है, लेकिन उसमें आप ध्यान रखें एक मैथिल भी है, कौन से नंबर पर, 3 पर, तो क्या हो गया, 3 पर मैथिल, उसके बाद 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, दूसरे नंबर पर कौन है, आइसोनाइट्राइल, ब्यूटेन 2 आइसोनाइट्राइल। एक एक नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बचपन से अब तक आपको IUPAC टफ लगता आया है और लगता रहेगा। कहीं भी देखिए टीचर्स अपनी मर्जी से चीज़ों को ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है, वह ऐसे भी हो सकता है, ज़बरदस्ती IUPAC को इतना डरावना बनाया गया है ताकि कई लोग तो कि क्या है IUPAC की, ये किसी को आ ही नहीं सकती। आप एक बार ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बार बार रिवाइज करो, इसमें जो बातें कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को देखो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ उस चीज़ को नोट करो कि मैंने यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझाई हो और आपको नहीं समझ में आई हो। वैसे मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ, मैंने चीज़ों को लिखा ही इस तरह है स्टेप वाइज कि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। ये देखिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास में हो, 1 2 3 4, तीसरे नंबर पर मैथिल, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन, 2 नंबर पर आइसोनाइट्राइल, 3 मैथिल
ब्यूटेन 2 आइसोनाइट्राइल। अगला जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है वो है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या लिखेंगे? वही एल्केन एन नाइट्राइल। बार बार जब आप इन चीजों का प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार मेरे को IUPAC आती है। बेसिक चीजें हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोपेनोन के साथ ऐसा हुआ, आपको प्रोपेनोन की स्ट्रक्चर ही नहीं पता लग रही है, तो फिर आप क्वेश्चन कहां से सॉल्व कर पाएंगे? इसलिए हाइड्रोकार्बन की बेसिक नॉलेज, कॉमन नेम सिस्टम, उसके बाद डेराइव्ड या व्युत्पन्न सिस्टम, और सबसे महत्वपूर्ण IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम को मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है, एक एक चार्ट, उससे जुड़ी जानकारी, उससे जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इसलिए आप फालतू कंफ्यूज नहीं रहे। केवल जो मैं आपको बता रहा हूं उन चीज़ों को सिस्टमेटिक समझते चले। 15 दिनों की IUPAC अगर आपको 2-2.5 घंटे के वीडियो में बताई जा रही है और आप 2-2.5 घंटे में पूरी IUPAC पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों आपका कितना टाइम बचा है। अब आप बचे हुए टाइम को इसको रिपीटेशन में लगा दो। 15 दिन में किसी ने आपको IUPAC समझाई, उसको समझने में फिर आपने 15 दिन और लगा दिए, 1 महीना हो गया। यहां पर आपको 2-2.5 घंटे के वीडियो में पूरी IUPAC क्लियर कट बताई जा रही है। अब बचा हुआ टाइम है, इसको आप 5 बार रिवाइज कर लो, देखते हैं आपको IUPAC कैसे समझ में नहीं आती। लेकिन दोस्तों पढ़ाई अगर आपको समझनी है तो आपको लड़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर केवल कॉमेडी करके ही और आपको चीज़ें समझा दी जाएगी, हाँ, अगर ऑफलाइन कोई क्लास है तो उसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे 5 घंटे से बैठे हुए हैं, वो बोर हो रहे हैं, तब हम ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा आराम आराम से बता सकते हैं। आपका डाटा है, आपका टाइम है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कंटेंट की क्वालिटी, उसको मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। बस किसी भी व्यक्ति को पढ़ने के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसकी क्वालिटी वो तो कहीं पर भी प्रोवाइड हो जाएगा। साइनाइड का नामकरण आप देखिए, एल्केन एन नाइट्राइल। एल्केन कितने कार्बन है? 2। एथेन पहले पर ही इसलिए नहीं लिखे, एथेन नाइट्राइल। इसको देखिए आप, कार्बन की चेन में आना जरूरी है। किसको? साइनाइड को। तो क्या हो गया? 2 मैथिल, इधर से ये 1, ये 2, ये 3, 2 पर मैथिल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और पहले पर ही है इसलिए नाइट्राइल। अगर किसी क्रियात्मक समूह में खुद में कार्बन है तो उसको चेन में आना जरूरी है, यह बात आप याद रख लें। तो इसका नाम हो गया 2 मैथिल प्रोपेन नाइट्राइल। इस क्रियात्मक समूह को देखिए, यह है एल्डिहाइड। यहां पर एल्केनाइल लिखा हुआ है, कोई बीच में एन जैसा कोई टर्म है ही नहीं कि एल्केन एन फिर एल। क्यों दोस्तों? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी स्ट्रक्चर है ही ऐसी, अगर ये किसी कार्बन चेन में आएंगे तो पहले नंबर पर ही आएंगे, बीच में ये आ ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास एक ही बंद खुला हुआ है। तो सीधा कितने कार्बन है? एल्केन, और एल्केन का ई हटा के एल्डिहाइड का एल जोड़ दिया। ये मैंने आपको बताया भी था, ये एल्केन, एल्डिहाइड का एल, ई हट गया और एल को इसके साथ जोड़ दिया। एक कार्बन है मैथेनेल, 2 कार्बन है एथेनेल, 3 कार्बन है प्रोपेनेल। मैथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, सॉरी। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ई हटा के इक एसिड या ओइक एसिड, 1 कार्बन है मैथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है एथेनोइक एसिड, और 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको
कार्बन की चेन में पहले नंबर पर ही लिखा जा सकता है, इसलिए नंबरिंग देने की जरूरत है ही नहीं। एल्डिहाइड अगर आएगा तो ये पहले नंबर पर, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा ये भी पहले नंबर पर, बस ई हटा के यहाँ एल और यह ओइक एसिड। 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, 2 कार्बन है एथेनोइक एसिड, 1 कार्बन है मैथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है एल्केनेल प्रोपेनेल, 2 कार्बन है एथेनेल, 1 कार्बन है मैथेनेल। इस तरीके से एक एक फंक्शनल ग्रुप और उससे जुड़े हुए IUPAC नेम आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते चलें। IUPAC आपको बिल्कुल समझ में आएगी और बहुत अच्छी और आसान भी लगेगी। नेक्स्ट जो क्रियात्मक समूह है वो है C++OCl। वास्तव में ये भी पहले ही नंबर पे आने वाला है। इसको लिखेंगे एल्केनॉइल क्लोराइड। देख लीजिए 2 कार्बन है एथेनॉइल क्लोराइड, 3 कार्बन है प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ऐसे ही एमाइड को देख लीजिए, ये भी इधर कार्बन जुड़ेगा तो ये पहले पर ही आ रहा है। याद रखें अगर 2 क्रियात्मक समूह है, जैसे मान लीजिए एक जगह एमाइड है और एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है, तब बात वरीयता की आ जाएगी कि किसको पहले नंबर पे मानना है। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो किसी एक हाइड्रोकार्बन चेन में अगर एक क्रियात्मक समूह है और बाकी कोई मैथिल या एल्किल ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। अभी आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर 2 आ जाए, तो 2 आ जाए तो अपन नेक्स्ट चार्ट में उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। तो ये भी पहले नंबर पर, तो एल्केन एमाइड 2 कार्बन है इसलिए एथेन एमाइड। इसको देखो, इसको पहले नंबर पे लेना ही लेना है, तो ये कार्बन की चेन हो गई, ये पहले पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर। तो 2 पर क्या हो जाएगा मैथिल और फिर क्या हो जाएगा प्रोपेन और एमाइड, तो प्रोपेन एमाइड, ई हटा के एमाइड लिखा है तो 2 मैथिल प्रोपेन एमाइड। ये क्या है एस्टर एल्किल एल्केनोएट। अब एल्किल किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह को सर्वप्रथम बिना नंबर दिए एल्किल के रूप में लिखेंगे और इसके पश्चात शेष नामकरण नॉर्मल होगा, पूर्वानुसार होगा। ऑक्सीजन के पास जो कार्बन है मैथिल और 2 कार्बन वाला है इसलिए एथेनोएट। ऑक्सीजन के पास 2 कार्बन एथिल, बचा हुआ 3 कार्बन वाला है इसलिए प्रोपेनोएट। 14वें नंबर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एनहाइड्राइड। अगर एनहाइड्राइड के दोनों तरफ वाले एल्किल समूह समान हैं तो केवल एल्केनोइक एनहाइड्राइड, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो CH3 C++O, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो ये ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन। तो हमने क्या किया, एक ही बार लिखना है, अगर दोनों तरफ सेम है तो 2 कार्बन है इसलिए एथेनोइक और एनहाइड्राइड। क्या मैथेनोइक एनहाइड्राइड हो सकता है? अगर यहां पर H आ जाए और यहां पर H आ जाए तो फिर वो क्या होगा, एनहाइड्राइड है ही नहीं। ये देखो एल्किल समूह होना चाहिए, H कोई एल्किल समूह नहीं है, मैथेनोइक एनहाइड्राइड हो ही नहीं सकता। अगर एक तरफ अलग एल्किल समूह है और एक तरफ अलग एल्किल समूह है तो आपको दोनों को लिखना पड़ेगा और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहां देख लीजिए ये ऑक्सीजन इधर 3 कार्बन वाला है, इधर 2 ही कार्बन वाला है। अब देखो 2 कार्बन वाले को एथेनोइक और 3 कार्बन वाले को प्रोपेनोइक, तो 2 ई पहले आएगा, एथेनोइक फिर प्रोपेनोइक फिर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का ही एक और नाम देखिए, अगर ऐसा आ गया तो पहले आप देखिए इधर कितने कार्बन वाला 4, इधर कितने का 3, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, बी से, तो बी पहले लिखा जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक। अब इसमें एक
प्रतिस्थापी समूह या एल्किल समूह भी है। तो इसको अगर 1 2 3 बोलेंगे तो 2 नंबर पर क्या हो गया, मैथिल। तो क्या नाम हुआ इसका, ब्यूटेनिक, ब्यूटेनोइक, 2 मैथिल, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दोबारा कह रहा हूं, ब्यूटेनोइक, पहले ब्यूटेनोइक लिख रहे हैं क्योंकि बी पहले आएगा, प्रोपेनोइक पी से, फिर 2 मैथिल, तो ब्यूटेनोइक, 2 मैथिल प्रोपेनोइक, फिर एनहाइड्राइड। अगर दोनों तरफ अलग अलग है तो दोनों को लिखेंगे, दोनों तरफ एल्किल समूह समान है तो एक ही बार लिखेंगे, जैसे 2 कार्बन वाला एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो पूरे जो 15 फंक्शनल ग्रुप है उनको मैंने सेकंड चार्ट ऑफ आईयूपीएससी के रूप में एक एक का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अब अगर आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन आ रहा था कि सर मान लीजिए 2 क्रियात्मक समूह एक साथ कार्बन चेन पर है तो आप किधर से कार्बन की नंबरिंग शुरू करेंगे, किसको पहला नंबर देंगे और किसको दूसरा नंबर देंगे, वरीयता कैसे डिसाइड होगी। तो दोस्तों ये वरीयता का भी एक फिक्स क्रम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड चार्ट ऑफ आईयूपीएससी में हम इसी वरीयता के क्रम को अच्छे से याद करेंगे। अगर आपको वो याद हो जाता है तो बाकी एक एक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, नामकरण आईयूपीएससी कैसे होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। दोस्तों अगर एक कोई कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब आपको नामकरण कैसे करना है। उस टाइम आपको किसी एक को सीनियर मानना है और दूसरे को जूनियर मानना है। ये जो सीनियर जूनियर की जो वरीयता है, सीनियरिटी है, ये कौन डिसाइड करेगा। एक फिक्स ऑर्डर है कि कौन सबसे सीनियर है, उससे जूनियर, जूनियर, ये क्रम आपको याद रखना ही पड़ेगा। वरीयता क्रम या प्राथमिकता का क्रम थर्ड चार्ट ऑफ आईयूपीएससी। यदि किसी कार्बनिक यौगिक पर एक से अधिक या भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप हो तो उनमें से सबसे ज्यादा सीनियर या उच्च वरीयता वाले समूह का अनुलग्न या सफिक्स और शेष सभी का पूर्व लग्न या प्रीफिक्स, वो भी किसका, अंग्रेजी अल्फाबेट या वर्णमाला के अनुसार। जो सबसे सीनियर होगा उसको जो मेन श्रृंखला है उसके साथ उसका अनुलग्न जोड़ देंगे, बाकी जितने भी हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके प्रीफिक्स या पूर्व लग्न के साथ लिख देंगे। बात समझ रहे हैं। अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जो सीनियर है उसको तो कार्बन, जो मेन कार्बन चेन है उसके पीछे उसका अनुलग्न लिख देंगे, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके पूर्व लग्न लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये सफिक्स कौन है और प्रीफिक्स कौन है ये भी आपको याद रखना है। मतलब इस चार्ट में आपको एक तो क्रम याद रखना है, जो सबसे पहले वो सीनियर है, फिर उससे जूनियर, जूनियर। अनुलग्न को कहेंगे अनुलग्न, ये जो है ये अनुलग्न है, और ये क्या होगा, सफिक्स, और ये है पूर्व लग्न या प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। सबसे पहले नंबर पर, मतलब जितने भी 17 मैंने आपको यहां पर फंक्शनल ग्रुप बताए, सबसे सीनियर है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सफिक्स होगा, अनुलग्न होगा ओइक एसिड। जितने का, जैसे 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड, और इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। फिर आप समझ रहे हो कि सर ये कैसे हुआ, जब ये सीनियर है तो इसके प्रीफिक्स की क्या जरूरत है। मान लो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो किसी एक को मानेंगे, दूसरे को कार्बोक्सी लिख देंगे। तो पहले नंबर पर सबसे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका अनुलग्न ओइक एसिड और पूर्व लग्न कार्बोक्सी। दूसरे नंबर पर SO3H सल्फोनिक अम्ल, इसका अनुलग्न और इसका है प्रीफिक्स या पूर्व लग्न सल्फो। फिर इससे जूनियर एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, पूर्व लग्न नहीं है।
एस्टर, एस्टर का अनुलग्न एल्किल एल्केनोएट और पूर्व लग्न एल्कोक्सी कार्बोनिल। सबसे सीनियर, मान लो ये आपको 2 दे दी है तो इसको आपको सीनियर मानना है, इसका क्या आएगा अनुलग्न और इसका क्या आएगा पूर्व लग्न। मान लो ये दोनों दे दिए तो ये सीनियर हो गया, ये ऑर्डर है सीनियरिटी का, सबसे सीनियर फिर इससे जूनियर फिर इससे जूनियर ऐसे। अब देखिए C डबल बॉन्ड OCl, तो इसका अनुलग्न होगा, सफिक्स होगा ऑयल क्लोराइड और प्रीफिक्स होगा क्लोरोफॉर्मिल या फॉर्माइल। फिर 6 नंबर पे एमाइड, इसका अनुलग्न एमाइड और पूर्व लग्न कार्बोनिल। दोस्तों जब सीनियर होगा तो उसका अनुलग्न या सफिक्स लिखना है और बाकी जूनियर्स का प्रीफिक्स या पूर्व लग्न लिखना है। कौन सीनियर है, सीनियरिटी का क्रम आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। अगर साइनाइड है तो उसका अनुलग्न नाइट्राइल और पूर्व लग्न साइनो। आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल अनुलग्न और पूर्व लग्न है आइसोसाइनो। याद रखें मैंने यहां पर चार्ट में पहले अनुलग्न लिखा है और बाद में पूर्व लग्न लिखा है, क्योंकि अगर सीनियर मानेंगे तो उसका अनुलग्न लिखेंगे, बाकी जूनियर्स का पूर्व लग्न या प्रीफिक्स लिखेंगे। एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, पूर्व लग्न एल्डो फार्मिल या ऑक्सो। कीटोन का अनुलग्न ओन, ONE और इसका पूर्व लग्न कीटो या ऑक्सो। उसके बाद थायोकीटोन, इसका अनुलग्न होगा थायोन और पूर्व लग्न होगा थायोऑक्सो। एल्कोहल का अनुलग्न या सफिक्स ओल और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। SH है तो थायोल और मर्केप्टो, ये जरूर याद रखना है। थायो एल्कोहल का पूर्व लग्न क्या होगा मर्केप्टो। उसके बाद है एमीन और इसका पूर्व लग्न एमिनो। एस्टर का दोनों ही अनुलग्न और पूर्व लग्न एल्कोक्सी। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में वरीयता किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड को। ये ईन, ये आइन और इसका एल्किनिल और एल्काइनिल। एक तो वरीयता याद होनी चाहिए। उसके बाद अनुलग्न क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलग्न ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक अम्ल, एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर का एल्किल एल्केनोइड। क्या है ये, सफिक्स अनुलग्न। COCl का ऑयल क्लोराइड, एमाइड का एमाइड, साइनाइड का नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड का एल, कीटोन का ओन, थायोन का थायोन, एल्कोहल का ओल, थायो एल्कोहल का थायोल, एमीन का एमीन, एस्टर का एल्कोक्सी, डबल बॉन्ड का इन और ट्रिपल बॉन्ड का आइन। ये सभी के सफिक्स या अनुलग्न है। पूर्व लग्न, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड का सल्फो, एनहाइड्राइड का नहीं है, एस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनिल, COCl का क्लोरोफार्माइल, एमाइड का कार्बोनिल, साइनाइड का साइनो, आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनो, एल्डिहाइड का एल्डो फार्मिल या ऑक्सो, कीटोन का कीटो या ऑक्सो, थायोकीटोन का थायोन या थायोऑक्सो, एल्कोहल का पूर्व लग्न या प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, थायो एल्कोहल का मर्केप्टो, एमीन का एमिनो, एस्टर का एल्कोक्सी, डबल बॉन्ड का एल्किनिल और ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइनिल पूर्व लग्न या प्रीफिक्स होता है। वरीयता याद रखो दोस्तों, अनुलग्न और पूर्व लग्न याद रखो। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई, एक ऑर्डर बना लो जिसे आपको 2 दे दिए। इन दोनों में से कौन सीनियर, थायो एल्कोहल। तो थायो एल्कोहल का क्या आएगा, थायोल। जो मेन कार्बन चेन है उसके पीछे अनुलग्न लग जाएगा थायोल, और जो एमीन है उसका प्रीफिक्स आएगा एमिनो। वो आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास कीटोन और एल्डिहाइड दोनों है तो कौन ज़्यादा सीनियर माना जाएगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का तो जितने कार्बन है उसके पीछे एल लगा दो, जैसे पेंटेनेल, हेक्सेनेल। और कीटोन का उससे पहले क्या लिखो,
पूर्व लग्न या कीटो कितने नंबर पे, जैसे 3 कीटो। तो इस तरीके से आपको सीनियरिटी का पता होना चाहिए। सीनियर का सफिक्स लगेगा, बाकी सभी का प्रीफिक्स, और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी जमाना होगा। तो ये 17 फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी आपको याद होनी चाहिए। सबसे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन, ये सारा ऑर्डर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी वरीयता, उनके अनुलग्न सफिक्स और उनके पूर्व लग्न प्रीफिक्स अच्छे से याद है, तो फिर अब आपको IUPAC में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको बार बार रिवाइज करें, अच्छे से देखें, एक पेज में लिख लें और उनके सीनियरिटी को आप आराम से समझें। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका सदैव उनको सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी समूह के रूप में ही माना जाएगा। जैसे NO2 को नाइट्रो, NO को नाइट्रोसो, C डबल बॉन्ड O CH3 को एसिटिल, OC6H5 को फिनॉक्सी, X आ गया तो हेलो, CH2Cl को क्लोरोमैथिल और CH2OH को हाइड्रोक्सी मैथिल। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनको हमेशा प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के रूप में लिखा जाएगा। 2 IUPAC नाम आप देखिए, ये वरीयता से आपको कैसे क्वेश्चन या कैसे कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने हैं। देखो, सबसे पहले आप ये कार्बन चेन बनाइए जिसमें सबसे सीनियर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको 1 2 3 4, देखो 4 कार्बन की श्रृंखला है, उसके पीछे सफिक्स आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। उससे पहले आपको क्या लिखना है, जितने भी सब्स्टिट्यूट या जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको। तो देखो, एक तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा, अब इसका क्या लिखना है, प्रीफिक्स। तो ये 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे एमिनो, पहले एमिनो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली ए। उसके बाद है कौन, 3 मर्केप्टो, 3 नंबर पे थायोएल्कोल, और 3 ही नंबर पर मैथिल, 3 मैथिल, अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड। याद रखें, सबसे सीनियर वाले को सफिक्स या अनुलग्न के रूप में, बाकी को प्रीफिक्स या एमीन का एमिनो, थायोएल्कोल का मर्केप्टो, और मैथिल का तो मैथिल है ही, ये एल्किल ग्रुप है, और इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो गया। एक और देखिए, ये जो कुछ खास फंक्शनल ग्रुप है इनको हमेशा आप सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी ग्रुप के रूप में माने। यहां सबसे सीनियर C डबल बॉन्ड O Cl है, इसको कार्बन चेन में रखें, और ये पहले नंबर पर, ये 2 पर, ये 3 पर और ये 4 पर। बाकी सभी का आप क्या लिखेंगे, इनके तो खास देखिए, सबके आपको मैंने पहले से ही कुछ खास क्रियात्मक समूह है जिनके आपको प्रीफिक्स या पूर्व लग्न बता दिए। देखो, 2 नंबर पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा एसिटिल, तो 2 ए से शुरू होगा इसलिए एसिटिल। 2 पर ही है CH2Cl क्लोरोमैथिल। 4 नंबर पर है हाइड्रोक्सी, क्योंकि H पहले लिखेंगे। 3 नंबर पर है नाइट्रो, और फिर इसका अनुलग्न आ जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। दोस्तों, थर्ड चार्ट अपन ये समझाता है सीनियरिटी, प्रीफिक्स और सफिक्स। जो सबसे सीनियर है उसका सफिक्स, बाकी के प्रीफिक्स लिखो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और इस तरीके से कोई सा भी IUPAC नाम हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, IUPAC कंप्लीट, बिल्कुल सिस्टमेटिक, पहले सिंपल, उसको आराम से और कॉम्प्लेक्स करके अच्छे से पूरी IUPAC मैंने आपको समझा दी है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, अच्छे से समझें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो है IUPAC, और IUPAC कॉमन नेम सिस्टम और डेराइव सिस्टम, ये तीनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं।
चीज़ों को बार बार पढ़ें, अच्छे से याद रखें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।